नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों पर बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा मैंने कभी भी वीडियो में लाइक, कमेंट और शेयर करने की या सब्सक्राइब करने की बात नहीं करता हूं, और मुझे लगता है इस वजह से शायद यूट्यूब मुझसे थोड़ा नाराज़ हो गया और हमारी वीडियो की जो रीच है उसको कम कर रहा है। बहुत सारे सब्सक्राइबर मुझे डीएम करते हैं कि भाई हमने सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है, लेकिन हमको नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रही और काफ़ी दिनों से आपकी वीडियो हमारे पास नहीं पहुंच रही। तो जितने भी लोग अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। आज की पहली अपडेट अर्जेंटीना की फाइटर जेट टेंडर को लेके। कल ही हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे कि अगर तेजस को अर्जेंटीना को बेचना है तो हमें क्या क्या करना पड़ सकता है और तेजस में क्या क्या मॉडिफिकेशन करने की जरूरत हमको पड़ सकता है। इसमें सिर्फ इसकी इजेक्शन सीट अकेला प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसके लिए हमारे पास ऑप्शन बचे हुए हैं, लेकिन अभी एक ऐसा प्रॉब्लम सामने आ रहा है जिसे भले ही फिक्स किया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमको फुल स्पीड में भी कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं। और ये तेजस में इस्तेमाल होने वाली इन फ्लाइट रिफिलिंग प्रोब को लेके, अब ये भी एक ब्रिटिश ओरिजिन सिस्टम है और आप सब जानते हैं कि अर्जेंटीना ब्रिटिश ओरिजिन सिस्टम को किसी भी कीमत पर खरीदना नहीं चाहता है। तो ऐसे में अगर तेजस को अर्जेंटीना को हमको बेचना है तो हमें तेजस में इस्तेमाल होने वाले सभी ब्रिटिश ओरिजिन सिस्टम को रिप्लेस करके उनको ऑफर करना पड़ेगा। इसमें एचएएल की एक रिटायर्ड ऑफिशियल का कहना है कि अगर हम अभी तेजस की रिफिलिंग प्रोब को किसी दूसरे प्रोब के साथ रिप्लेस करने के लिए जाएंगे तो इसके लिए हमें तेजस की मेन एयरफ्रेम में भी और इंटरनल पाइपलाइन के अंदर भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और ये जो रीडिजाइनिंग प्रोसेस रह गया, काफी महंगा प्रोसेस होने वाला है। अब यहाँ पर अगर एचएएल को एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाता है तो भी इसको इंस्टॉल करने के बाद अगेन हमें फ्लाइट सर्टिफिकेशन लेने के लिए दोबारा इसकी टेस्टिंग को शुरू करना पड़ेगा, जिसको ग्राउंड लेवल से हमको शुरू करना पड़ेगा, जो कि ग्राउंड ट्रायल करने के बाद इसकी इन फ्लाइट डॉकिंग सिस्टम और रिफिलिंग सिस्टम को टेस्ट की जाएगी। और ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होने वाला है। अब ऐसा करने में हमें कम से कम 1 से 2 साल लग सकते हैं, और अगर अर्जेंटीना उतना टाइम वेट कर सकता है तब जाके चलिए सभी मॉडिफिकेशन करके उनको तेजस को ऑफर कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में हमें एडिशनल बजट की भी जरूरत पड़ेगी। और वैसे भी अर्जेंटीना अभी बस 18 फाइटर जेट को ही खरीदने वाला है, तो एचएएल का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो वहाँ पर काफी हद तक कम हो जाएगा। और यहाँ पर हम सिर्फ एक रिफिलिंग प्रोब ही नहीं बल्कि रडार कोन, इजेक्शन सीट और भी बहुत कुछ सिस्टम जो कि ब्रिटिश ओरिजिन सिस्टम है उनको बदलने वाले हैं। तो इस वजह से इसमें एचएएल को कोई खास प्रॉफिट होने की उम्मीद आप नहीं कर सकते। और इसमें अर्जेंटीना भी जल्दी ही अपनी टेंडर को फाइनल करना चाहता है, जो कि मैक्सिमम 1 से 2 महीनों के अंदर वो अपनी टेंडर को फाइनल करना चाहते हैं। तो इस वजह से इसमें तेजस के सिलेक्ट होने की चांसेस अभी बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगा है। अगला अपडेट भी तेजस की तरफ से, और अभी पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा इजिप्ट को तेजस को एक्सपोर्ट करने के बारे में काफी सारे खबर सामने आ रहे थे, और स्पेशली हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के इजिप्ट विजिट के दौरान ये खबर सामने आया था कि भारत अभी इजिप्ट को तेजस को ऑफर करने वाला है। अब फिलहाल इजिप्ट अभी 70 के आसपास लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को खरीदना चाहता है, जिनको वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ और लोकली मैन्युफैक्चर करना चाहता है। ऐसे में कुछ डिफेंस साइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की तरफ से भी तेजस को फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ इजिप्ट को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आगे चल के तेजस को इजिप्ट में लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब यहाँ पर ये अपडेट कितना सच है अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन ये एचएएल के लिए भी एक फायदेमंद सौदा हो सकता है, क्योंकि जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि तेजस की एक्सपोर्ट मार्केट की बात करें तो वो मेनली अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। तो एचएएल की तरफ से भी अफ्रीका में अपनी एक एक्सपोर्ट हब को एस्टेब्लिश करने की कोशिश किया जा रहा है। अब आप सब जानते हैं कि वर्तमान एचएएल की प्रोडक्शन रेट हमारी डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट को जैसे तैसे ही पूरा कर पा रहा है। तो ऐसे में अगर एचएएल को यहाँ पे एडिशनल एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल भी जाता है तो उनको टाइम पर डिलीवर करना एचएएल के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है। इसी वजह से एचएएल अभी तेजस की एक्सपोर्ट हब को सेटअप करना चाहता है, और अभी इजिप्ट से इसका कोई बेहतर ऑप्शन शायद एचएएल को मिलने वाला है, और इसके लिए अभी एक और एक्सपोर्ट क्लियरेंस को भी हासिल करने की कोशिश किया जा रहा है। अब मजे की बात तो ये कि जो ऑफर अभी भारत की तरफ से इजिप्ट को दिया जा रहा है, सेम ऑफर अभी साउथ कोरिया की तरफ से भी इजिप्ट को ऑफर किया जा रहा है, जिसमें वो अपनी FA-50 फाइटर जेट को ऑफर कर रहे हैं, जो कि रिसेंटली मलेशिया की टेंडर में तेजस को हरा चुका है। हालांकि इसको लेके काफी सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह है कि इजिप्ट के टेंडर में क्या होने वाली है। अगला अपडेट क्लोज क्वार्टर कार्बाइन को लेके।
अब क्लोज क्वार्टर कार्बाइन की बात करें तो इस कैटेगरी की वेपन्स को खरीदने के लिए पिछले कई सालों से कोशिश किया जा रहा है। पिछली बार इसके लिए इशू किए गए टेंडर में कारगिल को सिलेक्ट किया गया था, जिसमें कारगिल की कार 816 कार्बाइन को सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद वो टेंडर आगे नहीं बढ़ पाया था। इन कार्बाइन्स को आमतौर पर तब इस्तेमाल किया जाता है जब दुश्मन के साथ जो एंगेजमेंट होता है वो ज्यादा डिस्टेंस पर नहीं होता है, स्पेशली हॉस्टेज सिचुएशन में, काउंटर टेरर, काउंटर इंसर्जेंसी जैसे मिशन में जब दुश्मन घरों में छुपा हुआ होता है और हमारे जवानों को घर घर जाके तलाशी लेनी होती है, तो ऐसे कंडीशन में कार्बाइन बड़े ही काम आते हैं, क्योंकि राइफल की साइज थोड़े बड़े होते हैं, जिस वजह से इनके साथ घर में घुसना, किसी संकरे रास्ते में जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और संकरे रास्तों में और गलियों में भी ये काफ़ी कंफर्टेबल नहीं रहते। तो इस वजह से ऐसे सिचुएशन में कार्बाइन को प्रेफर किया जाता है, जिनको आसानी से छुपाया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और संकरे रास्तों में इसको लिया जा सकता है, जिसकी रेंज भले ही राइफल के मुकाबले थोड़ा कम होता है, लेकिन एक्यूरेसी और रिएक्शन टाइम बेहतर हो जाता है। इसके लिए सबसे पहले जुलाई 2022 में डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से एक अप्रूवल दिया गया था, जिसमें लगभग 4.25 लाख कार्बाइन को और करीब 47,000 बुलेट प्रूफ जैकेट को खरीदने का प्लान किया गया था। इस टोटल डील की कीमत करीब 28,000 करोड़ के आसपास होने वाली थी, और अभी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से भी इसके लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को इशू कर दिया गया। ये कार्बाइन हमारे वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने के स्टर्लिंग 9mm की मशीन गन्स को रिप्लेस करने वाले हैं, और इसमें आर्मी की बेसिक स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इनकी जो रेंज होने वाली है वो 200 मीटर तक होना चाहिए, और इनकी सेल्फ लाइफ 10 साल तक होना चाहिए। इसकी वजन की बात करें तो इनका वजन 3 kg के आसपास होना चाहिए, जिसमें 10% ऊपर नीचे होगा तब भी चल जाएगा। मतलब तो इनका वजन अगर एग्जैक्ट 3 kg ना हो के थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि 10% के आसपास नीचे का होता है या फिर ऊपर का होता है, तब भी आर्मी की रिक्वायरमेंट के अंदर फिट होने वाला है। इसके अलावा इसमें इंडियन ओरिजिन 5.56 mm राउंड को फायर करने की कैपेबिलिटी होना चाहिए, और इसमें फ्रंट में एक वर्टिकल हैंड ग्रिप होना काफी जरूरी है, जो कि डिटैचेबल होना चाहिए। अगला अपडेट मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को लेके। आप सब जानते हैं कि एचएएल की तरफ से एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को डेवलप किया जा रहा है, जिसे हम लोग सभी इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, और इस हेलीकॉप्टर को अभी 2027 तक तैयार करने का प्लान किया जा रहा है, जिसको हमारी एग्जिस्टिंग MI-8 और MI-17 सीरीज के हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, स्पेशली बोइंग की तरफ से, स्टैंडर्ड हेलीकॉप्टर डिजाइन के बदले को एक्सियल रोटर, टिल्ट रोटर जैसे प्रोपल्शन सिस्टम को डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको आप वर्टिकल लिफ्टिंग प्लेटफॉर्म की फ्यूचर कह सकते हैं। इसमें ज्यादा स्टेल्थी डिजाइन के हेलीकॉप्टर्स को बनाया जा सकता है, जो कि वर्तमान की किसी भी हेलीकॉप्टर के मुकाबले ज्यादा तेजी के साथ ही ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे में एचएएल की तरफ से अभी ऐसे ही हेलीकॉप्टर को, यानी कि टिल्ट रोटर वेस्ट हेलीकॉप्टर को और को एक्सियल रोटर डिजाइन की कन्फिगरेशन के हेलीकॉप्टर्स को डेवलप करने पर इनिशियल स्टडी को शुरू कर दिया गया, जिसको एचएएल की तरफ से नेक्स्ट जनरेशन हेलीकॉप्टर का नाम दिया जा रहा है। इसके डेवलपमेंट को 2032 के बाद शुरू करने की बात की जा रही है, या यूं कहे कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की प्रोडक्शन शुरू करने के बाद इस नए हेलीकॉप्टर को डेवलप करना शुरू कर दिया जाएगा। ये भी शायद एक मीडियम लिफ्ट कैटेगरी का हेलीकॉप्टर होने वाला है, या फिर इनिशियली इसके एक लाइट वेट कैटेगरी की हेलीकॉप्टर बनाया जाएगा, जिसे शायद आगे चल के ध्रुव हेलीकॉप्टर को रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें बेहतर स्टेल्थ डिजाइन के साथ साथ एक पुशर कॉन्फ़िगरेशन को ऐड किया जाएगा, जो कि बेहतर स्पीड को प्रोवाइड कर पाएगा। इसके लिए अभी एचएएल और इंडियन एयरफोर्स के बीच इनिशियल डेवलपमेंट आइडियाज को डिस्कस करना शुरू किया जा रहा है। एचएएल का कहना है कि अभी ध्रुव हेलीकॉप्टर अपनी पीक पर पहुंच चुका है, और इसकी डेवलपमेंट को लगभग 30 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ऐसे में अभी इसके एक सक्सेसर को डेवलप करना चाहिए, जो कि 2040 के बाद इन हेलीकॉप्टर को रिप्लेस कर पाएगा। इसके बाद एक हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर को भी डेवलप करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि एक टिल्ट रोटर बेस्ड हेलीकॉप्टर होने वाली। लेकिन ये टेक्नोलॉजी भी बहुत ही टफ टेक्नोलॉजी होने वाली, जो कि बहुत ही लिमिटेड ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के पास मौजूद है, तो इसको भी अभी डेवलप करने की कोशिश किया जाने वाला है। अगला अपडेट एवलांच डिटेक्शन सिस्टम को लेके। आप सभी ने नोटिस किया होगा लगभग हर साल हिमालयन रीजन में एवलांचेस आते रहते हैं, और इसकी आने की वजह से कहीं ना कहीं हर साल हमको हमारी जान मान की नुकसान होती रहती है। अब एवलांच एक ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जो कि भूकंप की तरह अचानक से आ जाता, और आज तक कोई भी प्रॉपरली नहीं बता सकता कि एवलांच कब आने वाली है और कहां पे आने वाली है। इस पर काफी पहले से इंडियन आर्मी और डिफेंस जियोफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से स्टडी वगैरह किया जा रहा था, और 2020 के डिफेंस एक्सपो के दौरान भी कुछ हद तक एवलांच डिटेक्शन सिस्टम को डिस्प्ले किया गया था। लेकिन अभी पहली बार भारत में एक प्रॉपर एवलांच डिटेक्शन रडार स्टेशन को एस्टेब्लिश किया जा रहा है, और इसे अभी नॉर्थ सिक्किम में इंस्टॉल कर दिया गया। इस रडार स्टेशन को इंडियन आर्मी की एक फॉरवर्ड पोस्ट में लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई में इंस्टॉल किया गया, जो कि एवलांचेस के अलावा लैंडस्लाइड्स को भी डिटेक्ट कर सकता है।
और इससे हमारी जवानों की और हमारी लोगों की कीमती जानों को बचाया जा सकेगा। अब तक होता क्या था कि जब भी कोई अवलांच होती थी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलने में हमको काफ़ी टाइम लग जाता था, जिसमें उसमें फंसे हुए लोगों को और हमारे जवानों को बचाने में बहुत टाइम लग जाता था। लेकिन ये रडार ऑपरेशन होने के बाद, ये अवलांचेस होने के बस 3 सेकेंड अंदर इसका पता लगा सकता है और एग्जैक्ट लोकेशन का भी पता लगा सकता है, जिस वजह से रेस्क्यू टीम वहां पे तुरंत ही पहुंच जाएगी और फंसे हुए लोगों को वहां से बचा सकेगा। इसमें स्नो, फॉग और किसी भी तरह के खराब वेदर कंडीशन में भी ऑपरेट करने की कैपेबिलिटी मौजूद है, जिस वजह से हमें कोई भी सिचुएशन में अवलांच होने की सटीक डाटा मिल पाएगा। और इसके साथ ही इसमें वीडियोज और डाटा को भी रिकॉर्ड करने की क्षमता दी गई, जिसको बाद में हम लोग चाहे तो एनालाइज भी कर सकेंगे। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।